हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम न्यू सेशन जो कि आपका दिसंबर के लिए रहने वाला है। गाइज, इससे पहले मैं आपकी ऑलमोस्ट 2 से 3 यूनिट करवा चुका हूँ। 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 करवा दी है। आपको लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से जा कर के अपना कोर्स कवर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपका मोलिकुलर बायोलॉजी, जिसको मैंने फंडामेंटल बायोलॉजी बोला था। ठीक है, हम उसको फंडामेंटल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें मैंने आपको क्रोमोसोम्स पढ़ा दिया था, उसमें मैंने आपको रेप्लिकेशन पढ़ा दिया था, चाहे प्रोकैरियोटिक्स हो चाहे फिर यूकैरियोटिक्स हो। म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं, म्यूटेशन केस कितने थे, किसमें केस का क्या एग्जाम्पल था, हमने डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन पढ़े हैं। इसके बाद हमने रिकॉम्बिनेशन देखा कि आपका किस प्रकार से रिकॉम्बिनेशन होता है, नॉन होमोलोगस, होमोलोगस, सोर्स रिएक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ गाइज। और इसके बाद हमने रिपेयर सिस्टम देखा था कि किस प्रकार से आपका रिपेयर सिस्टम चलता है। तो काफ़ी कुछ आपका हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार उसको जा कर के पढ़ लो और यहाँ से अपना स्टार्ट करना। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन पे। तो अब से हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैं इस बार आपकी 8 यूनिट कवर करने वाला हूं। ठीक है ना, 8 यूनिट नवंबर तक कवर होंगी हर हाल में। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप भी मेहनत करिए, क्योंकि CSIR आपका ही निकलना है, JRF आपका ही निकलना है। इस बार आपके लिए काफ़ी कुछ नया होने वाला है। नया जैसे कि एक तो रहेगा कि जैसे जैसे मैं आपका टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर मैं हैंड टू हैंड आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये रहेगा। दूसरा ये कि मैं आपको वीकली एक असाइनमेंट दिया करूंगा। ठीक है ना, आपको वीकली मिले या फिर ट्वाइस ए वीक मिले, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। और गाइज, ये आप जो है एंजॉय करते हुए पढ़ना। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसमें आप अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगी। तो आइए, बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतनी बात करे नहीं करते। ठीक है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन आपका होता क्या है। बट इससे पहले गाइज, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं और कितना हमने कवर किया है। तो हमने सबसे पहले देखा था आपका क्रोमोसोम्स, कि आपका क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं। गाइज, अभी भी मैं माउस का यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ये इसका मैं यूज कम से कम 10 दिन तक और करने वाला हूँ। ठीक है, 10 दिन और लगेंगे, उसके बाद मैं पेन टैब पर आ जाऊँगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा और सहन और करना पड़ेगा, 10 लेक्चर। ठीक है, उसके बाद मैं पेन टैब पर आऊँगा। तो हमने क्रोमोसोम्स को डिटेल में देखा था। पहला लेक्चर हमारा क्रोमोसोम्स का ही था, जो कि आपका ऑलमोस्ट 2 आवर का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको क्रोमोसोम्स का मॉडल, चाहे न्यूक्लियोसोम्स मॉडल हो, बीड स्ट्रिंग मॉडल हो, सोलेनॉइड मॉडल, जिगजैग मॉडल, फिब्रस, लूप, ये सारी चीज़ मैं आपको उसमें करवा चुका हूँ। आपके मैंने क्रोमोसोम्स के टाइप्स करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कौन सा क्रोमोसोम्स कौन से ग्रुप में होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स की क्या प्रॉपर्टी रहती है, क्रोमेटिन किसे कहते हैं, क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा किसको बोलते हैं, क्रोमोटिड किसको बोलते हैं, ये सारी की सारी आपको टर्मिनोलॉजी में करवा चुका हूँ गाइज। तो ऑलमोस्ट क्रोमोसोम्स हम कर चुके हैं। ठीक है ना, इसके बाद मैंने आपको रेप्लिकेशन करवाया था। रेप्लिकेशन में मैंने आपको, चाहे वो प्रोकैरियोटिक्स का हो चाहे फिर आपका यूकैरियोटिक्स का हो, मैंने आपको बड़े ही अच्छे से कवर करवाया था, जिसमें हमने डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में पढ़े थे, उन एंजाइम्स का रोल पढ़ा था कि कौन सा एंजाइम्स आपका कहाँ पर काम आता है। ठीक है ना, उसी के साथ साथ हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे कि आपका किस प्रकार से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, किस प्रकार से आपका रेप्लिकेशन जो है टर्मिनेशन हो रहा है, इलोंगेशन में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है। तो गाइज, आपको वे सारे के सारे याद होने चाहिए। फिर हमने बात की थी आपकी चेंजेस के ऊपर कि आपके किस प्रकार से जब रेप्लिकेशन होता है तो थोड़ा बहुत चेंजेज आ जाता है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा चेंजेज आ जाता है तो उसको रिकॉम्बिनेज बोलते हैं, और अगर कम चेंजेज आता है तो उसको फिर म्यूटेशन के कंडीशन में गिना जाता है। म्यूटेशन को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि आपके केमिकल म्यूटेशन है होता है,
या फिर फिजिकल म्यूटेशन होता है, किसके लिए आपका क्या ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी टाइप्स के हमने म्यूटेशन आपके वहाँ पर पढ़े थे। फिर हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था, अगर आपको मैं अभी आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज होते जा रहा हूँ। फिर हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था, रिकॉम्बिनेशन में हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने रिपेयर सिस्टम देखा था आपका कि किस प्रकार से रिपेयर सिस्टम चलता है, और इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे आज के जो टॉपिक है उसकी, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। आई होप गाइज आपको सेंट्रल डोगोमा के बारे में पता हो। सेंट्रल डोगोमा आपका क्या होता है कि डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है आपका रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना आपका कहलाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आज का हमारा बेसिक टॉपिक भी होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और यही आपका सेंट्रल डोगोमा सिस्टम होता है। याद रख लेना, अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है, अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, या फिर जिस एंजाइम्स की वजह से ये होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स बोला जाता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो वरी करने की कोई बात नहीं है। आज का जो बेसिक हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है, कौन कौन से मॉडल होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। हम इससे पहले कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में कि आपके प्यूरिन क्या होते हैं, पिरामिडिन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं, डीएनए के टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ हम बायोकेमिस्ट्री में क्लियर कर चुके हैं। अगर इसमें ये आपका प्यूरिन एंड पिरामिडिन अगर आपस में कॉन्जुगेट हो रहे हैं तो वे कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये सारी बात भी हम कर चुके हैं गाइज। तो अभी तक मैं आपको केवल आपका वार्म अप कर रहा था कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्रांसक्रिप्शन से कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मन में कि व्हाट इज ए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। आई नो गाइज यू आर ऑल नो कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए से एमआरएनए को बनाते हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि क्या सभी प्रकार के जो एमआरएनए होते हैं, आपको पता होगा एसएनआरएनए, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आपको डिफरेंट टाइप के आरएनए के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं पता तो हम आगे बात करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर मैं आपको हर एक प्रकार का आरएनए के टाइप बताऊंगा और उनके फंक्शन बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली बोला किसको जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है आपका, याद रख लेना, ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ आरएनए। यहाँ पर ध्यान दो, एनी टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ठीक है ना। कहाँ से? डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए टेम्पलेट से आपका किसी भी प्रकार का एमआरएनए बनना है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओनली पर्टिकुलर सेगमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपना, ओनली पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपी इनटू आरएनए। देखो इसका मतलब क्या है इसका, तो आपने पहले देखा था रेप्लिकेशन में कि अब जब आपका रेप्लिकेशन हो रहा था तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका डीएनए सेगमेंट था उसका रेप्लिकेशन हो रहा था, उसका रेप्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, एक पार्ट जिस पे आपकी कोई भी जानकारी, ठीक है ना, जिस पे आपकी कोई भी जानकारी होती है या फिर कोई जीन होता है, केवल उसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपका ओनली पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी इनटू आरएनए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइज, याद रख लेना। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय स्पेशल एंजाइम्स
कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का नाम आपको याद रखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में केवल आरएनए पॉलीमरेज याद रखते हैं, बट गाइज इसका पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विद Mg2+। ठीक है ना, Mg2+ हो सकता है या फिर अदर डाइवेलेंट हो सकता है। याद रख लेना, ये जो आपका Mg2+ होता है या फिर आपका Mn2+ होता है, आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर जिसको हम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, इनके लिए डाइवेलेंट का यूज करते हैं, जिसमें आपका Mg2+ भी हो सकता है, Mn2+ भी हो सकता है, याद रख लेना Mn2+ भी हो सकता है। यानी कि इसके लिए हमें डाइवेलेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो चुके हैं गाइज। इस बार मैंने थोड़ा नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे एक एक नंबर में 2-2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। ICMR में जब आप जाओगे तो डायरेक्ट आपको इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। ICMR मतलब इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता और भी अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हो, मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूँ ICMR GRF क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं कि वो डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड। आपको पता होगा कि डीएनए एंड आरएनए आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए आपका एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, बट आरएनए फ्यू वायरसेस, कुछ वायरसेस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्या हमारे अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हम बोल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। और एक बात और याद रख लेना, अगर जेनेटिक मटेरियल कहीं पर डीएनए है तो वहाँ पर आरएनए नहीं होने का, और अगर आरएनए है तो वहाँ पर डीएनए नहीं होने का। ठीक है ना, यानी कि आपका अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तब आरएनए वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। ठीक है ना, और अगर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है तब वहाँ पर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। इसका एक एक्सेप्शन है HIV। ठीक है ना, इसका एक एक्सेप्शन है HIV, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका नेचर RT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह होता है। ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है, इनमें आरएनए पाया जाता है, आरएनए से फिर डीएनए बनता है, डीएनए से फिर आरएनए बनता है, देन प्रोटीन बनती है। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ वायरसेस होते हैं, याद रख लेना, जिसमें डीएनए और आरएनए एक साथ एज ए जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। नहीं तो अगर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है तब आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है ना, दोबारा से समझो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ इस पॉइंट को कि बोथ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आपके जो ये न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एंड आरएनए, ये एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है ना, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा बेसिकली। लेकिन ऐसा केवल एक वायरस को छोड़ दो जहाँ पर आपको ऐसा मिलने वाला है कि डीएनए या फिर आरएनए, अगर वायरस में आ जाए, हम HIV में आ जाए, तो डीएनए और आरएनए आपको एक साथ एज ए जेनेटिक मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन वायरस को छोड़ करके अगर किसी और में आपका आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है तो वहाँ पर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा। और बेसिकली आपको आरएनए ही मोस्टली वायरस में आपको एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है ना, तो इतना वरी करने की बात नहीं है। ये दोनों ही आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं विच यूज बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। ठीक है ना, जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट, याद रख लेना, ये शब्द बड़ा ही अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, यानी कि अगर डीएनए आरएनए में चेंज हो रहा है तो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज का यूज करेगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज क्या होती है हम आगे बात करेंगे। आपको पता होगा, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस में होता है, तो याद रख लेना डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, ये साइड है, टाइड नहीं है। ठीक है ना, ये आपका साइड है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ये आपका है साइड, न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड
साइड ट्राइफॉस्फेट, मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा जब आपको मिलेंगी। और आरएनए में जो आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वे आपके राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा, यहाँ पर भी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आपका होता है, ठीक है ना। तो गाइज ये आपकी स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, मैंने इसमें आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना। आप कुछ और पॉइंट देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अलावा। देखो गाइज ये मैं अब आपका लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, आपका मैक्सिमम लेक्चर 1 आवर का होगा और मिनिमम लेक्चर 45 मिनट का होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि अगर लेक्चर ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं ये लेक्चर रखने वाला हूँ, आपका 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपको लेक्चर मिल जाया करेगा, ठीक है ना। तो आपको वो बात याद रखनी है। तो चलो कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या और फैक्ट्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। बेसिकली हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक्स में कैसा होता है, यूकैरियोटिक्स में कैसा होता है, लेकिन पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के, ठीक है ना। तो अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर ए प्राइमर इंडिपेंडेंट, यानी कि क्या होता है कि जब हमने रेप्लिकेशन की बात करी थी तो वहाँ पर आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ रही थी, ठीक है ना। एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ रही थी। अगर आप भूल गए हो कि प्राइमर किसको बोलते हैं तो गाइज आप अपना प्रीवियस ईयर्स का जो लेक्चर है वे थोड़ा कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रोकैरियोटिक्स होता है, प्रोकैरियोटिक्स में एज ए प्राइमर कौन काम करता है, आरएनए काम करता है, ठीक है ना। आरएनए काम कर रहा था, रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपका प्रोकैरियोटिक्स में। एंड यूकैरियोटिक्स में आपका कौन काम कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एज ए प्राइमर है वो कौन है आपका, वो है आपका हाइब्रिड, ठीक है ना, जिसमें आपका आरएनए प्लस डीएनए था। आरएनए, एक सेकेंड रुको, ठीक है ना। आपका यूकैरियोटिक्स में कौन था, यूकैरियोटिक्स में था आपका आरएनए प्लस हाइब्रिड, आरएनए प्लस डीएनए, इन दोनों का हाइब्रिड एज ए प्राइमर की तरह काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है ये प्राइमर इंडिपेंडेंट होता है, ये इसको प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू इनिशिएट सिंथेसिस, ठीक है ना। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आपका प्राइमर होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर दूसरे पे जब हम चलते हैं तो इनिशिएशन अकर व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड प्रमोटर। तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिकली प्रमोटर पाए जाते हैं डीएनए पर, ठीक है ना। डीएनए पर स्पेसिफिकली प्रमोटर पाए जाते हैं जहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप या फिर थर्ड पॉइंट है आपका कि फर्स्ट प्री मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स के, ठीक है ना, ये यूकैरियोट्स के लिए लिखा हुआ है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट प्री मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड, यानी कि जो आपका पहला जो आपका एमआरएनए बनेगा वो आपका प्री एमआरएनए बनेगा, इमैच्योर एमआरएनए वो बनेगा, वो मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा। देन इट इज़ प्रोसेस, और जब आपका प्री मैच्योर एमआरएनए बनेगा तब उसको प्रोसेस किया जाएगा, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपके इंट्रोन एक्जोन बनते हैं। इंट्रोन आपके बाहर चले जाते हैं, एक्जोन आपके अंदर रहते हैं, किस प्रकार से आपका टेलोमरेज एंजाइम्स वहाँ पर काम करता है, राइबोजाइम्स किस प्रकार से राइबोजेज आपने पढ़ा सुना होगा, वो एंजाइम्स किस प्रकार से काम करता है, उसको एचएनआरएनए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। हम बात करेंगे आगे। तो देन इट इज प्रोसेस, यानी कि एडिटेड टू द प्रोड्यूस टू डिजायर मैच्योर एमआरएनए, यानी कि प्री एमआरएनए से आपका मैच्योर एमआरएनए बनता है, जिसको हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप गाइज ये बात आपको पता चली होगी या फिर समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के क्या रूल होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन के क्या रूल होते हैं, किस प्रकार से आपका ट्रांसक्रिप्शन आपका आगे बढ़ता है। तो इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये पाँचों के पाँचों
आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन बना करके पूछ ले जाते हैं। तो पहला है कि ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट ए स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड प्रोमोटर रीजन, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोमोटर रीजन से। और ये प्रोमोटर रीजन कहाँ पर होता है? डीएनए पर आपका प्रोमोटर रीजन पाया जाता है, ठीक है ना। मैं भी बात करूंगा, आपको आगे बताने वाला हूँ डिटेल में कि प्रमोटर किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में अलग प्रमोटर होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग प्रमोटर्स होते हैं, इनकी क्या इनका बेसिक फंक्शन होते हैं, मैं सारी की सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे कि ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज प्रोसीड इन 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है ना। आपका चाहे वो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, हमेशा याद रख लेना डायरेक्शन क्या होने वाली है, 5' to 3' डायरेक्शन होगी ऑलवेज, ठीक है ना। जब कभी भी आपका चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे आपका ट्रांसलेशन हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि ओनली 1 स्टैंड ऑफ डीएनए इज यूज एज ए टेम्पलेट, केवल एक स्टैंड ही यहाँ पर एज ए टेम्पलेट मतलब यूज होता है, जिस पर आपका क्या होता है, जिस पर आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है। जबकि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जब रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर आपके दोनों के दोनों स्टैंड, यहाँ पर भी आपके एज ए टेम्पलेट यूज होते हैं, यहाँ पर भी टेम्पलेट यूज होते हैं, जिसमें हमने आपको एक पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनने थे, जिसको एक पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनने थे और एक पे कंटिन्यूस आपके जो है रेप्लिकेशन चल रहा था, जिसको हमने क्या बोला था, अगर आपको याद आ रहा हो, जिसको हमने वहाँ पर नाम दिया था कि लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड का हमने नाम दिया था। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर डीएनए है, मान लो ये आपका डीएनए है, इस डीएनए में केवल एक पार्ट ही, एक स्टैंड ही एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, या तो ये वाला कर लेंगे या फिर ये वाला कर लेंगे। अब क्या ऐसे ही हम किसी भी मतलब स्टैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, देखेंगे आगे कि किसको हम एज ए आपका टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है ना, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अगर एक को हमने एज ए टेम्पलेट यूज कर लिया तब दूसरे को क्या बोलेंगे, ठीक है। इस यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ओनली 1 स्टैंड ऑफ डीएनए इज यूज एज ए टेम्पलेट। नंबर 4 पर चलते हैं। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन कैटेलाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो एक स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू होगा, जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम इसका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये बात आपको नहीं भूलनी, पूछा जाता है। हम आगे आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इसमें कोर एंजाइम्स क्या होता है, होलो एंजाइम्स क्या होते हैं, सब यूनिट क्या होती है, हम इसको भी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से आपका आरएनए पॉलीमरेज में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम पढ़ेंगे। एक्चुअली पूरे ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज में से आपका जो है वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने के, ठीक है ना। अगर आप कोई से क्वेश्चन देख रहे हो तो वहाँ पर आपको इतना ही तो एक पोर्शन मतलब इन सारा का, चाहे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो, चाहे फिर अदर कोई भी फैक्टर हो, उसमें से पूछा जाता है, एंड आपका आरएनए पॉलीमरेज में से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये भी मैं डिटेल में करवाने वाला हूँ। नंबर 5th पॉइंट आपका कि ओनली लिमिटेड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब एट ए टाइम। कुछ ही पार्ट, डीएनए का सारा पार्ट नहीं, कुछ ही पार्ट आपका एज ए ट्रांसक्राइब्ड हो सकता है, ठीक है ना। आपका जो है किसी भी मतलब डीएनए का कुछ पार्ट ही जिसकी ज़रूरत है आगे प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है ना, तो वही पार्ट केवल आपका ट्रांसक्राइब होने वाला है, ठीक है ना। वही पार्ट आपका ट्रांसक्राइब होने वाला है। ये 5 पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब गाइज आपको जो है ये पॉइंट याद होने चाहिए मुँह ज़बानी, ठीक है ना। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आई नो इस लेक्चर में हमने काफ़ी कम पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है आपको मैंने बहुत अच्छी बातें इसमें बताई हैं, थोड़ा बेसिक बताने की कोशिश करी है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन आपका ऑलमोस्ट 4 से 5
जो है आपके लेक्चर ले लेगा, ठीक है ना। 4 से 5 लेक्चर ले लेगा प्रोकैरियोटिक्स में ही, फिर आपके 2-3 लेक्चर आपके यूकैरियोटिक्स में लगेंगे, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन आपका जो है वो निपटारा होने वाला है, निपटने वाला है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको वहीं पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। और गाइज ये बातें जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं इसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने आगे जो जितने मैंने ये आपको पॉइंट बताए हैं इन सबको समझने की और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।